मैं अहमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान, जिसमें आज हम लोग नया इकाई स्टार्ट करने वाले हैं और वो है इकाई आपका 14, जिसका नाम है जैव अणु। वैसे ये जैव अणु के बारे में आप कक्षा 11वीं में बायोलॉजी में पढ़ चुके हो, उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसी के बारे में देखेंगे हम लोग। लेसन पूरा बायोलॉजी से रिलेटेड है और यहाँ से आपका 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, मतलब इम्पोर्टेंट है बोल सकते हैं। 3 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो ये हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे जैव अणु के बारे में। तो सबसे पहले तो हम लोग जैव अणु के परिचय करते हैं। जैव अणु होता क्या है, रियल में क्या होता है। अगर हम जैव अणु की बात करें तो जैव अणु एक प्रकार का जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है जो जीवन का क्या होता है, आधार होता है। और यही जीवन में होने वाले जो आपका बोल सकते हैं वृद्धि, पोषण, है ना, विकास इत्यादि के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। तो सिंपल परिभाषा में इतना ही लिख सकते हैं कि जैव अणु एक बोल सकते हैं हम लोग, जैव अणु एक कार्बनिक क्या होता है, हमारा यौगिक होता है, या जैव अणु वे कार्बनिक यौगिक होता है जो जीवन का क्या होता है, आधार होता है, और जो शरीर की वृद्धि, विकास आदि के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। वही आपका क्या कहलाता है, जैव अणु कहलाता है। और इस प्रकार के जो अणु हैं वो हमको क्या होता है, जनरली पेड़ पौधों से, जीव जंतुओं से, खास करके पेड़ पौधों से क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। तो इसी से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, पूरा चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं सबसे पहले खंड देखेंगे कार्बोहाइड्रेट का, बट हम पहले सामान्य क्या करते हैं, परिचय देख लेते हैं। यहाँ पर जो है जैव तंत्र की बात करें, जीवित कोशिका की अगर हम बात करें तो जीवित जो कोशिका होते हैं या जीवित जो भी प्राणी होते हैं वो कई जटिल जो पदार्थ हैं उनसे मिलकर बने होते हैं। रियल में जो जटिल पदार्थ होते हैं वो जीवों के कोशिकाओं में मुख्य संगठक के रूप में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो जीव जंतु होते हैं, जो जीवित कोशिका होते हैं, वो कई जटिल कार्बनिक पदार्थ से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और ये जो जटिल पदार्थ हैं वे उसके कोशिका में क्या होते हैं, संगठित रहते हैं, या कोशिका में क्या होते हैं, संगठित रूप से क्या होते हैं, विद्यमान रहते हैं। जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, विटामिन्स हो गया, न्यूक्लिक अम्ल हो गया, ये हमारे सब क्या होते हैं, हमारे जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। और ये सब के सब क्या होते हैं, जीवन का क्या होते हैं, आधार होते हैं। और जीवों में होने वाले जो भी विभिन्न प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं, जैसे वृद्धि है, पोषण है ना, उसके बाद प्रजनन है, उसके लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। और इस कारण से इसको क्या कहते हैं, हम लोग जैव अणु के नाम से जानते हैं, जैव अणु कहा जाता है या जैव अणु कहते हैं। तो एक तो क्वेश्चन यही बनता है कि जैव अणु क्या है, तो आप 2 तरीक़े से परिभाषित कर सकते हैं भाई। एक कि विभिन्न प्रकार के जो भी हमारे जीव जंतु होते हैं उनका जो शरीर होता है वो जटिल एक पदार्थों से क्या होता है, आपका निर्मित होता है। और ये जो जटिल पदार्थ होते हैं वे उनके कोशिकाओं में एक संगठित रूप से क्या होता है, पाया जाता है। और जो भी जीव जंतुओं में होने वाला जो विभिन्न प्रकार के जो प्रक्रिया है, वृद्धि, पोषण, है ना, उसके लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। वो हमारे क्या कहलाते हैं, आपके जैव अणु कहलाते हैं। और ये जो जैव अणु होता है, ये जैव अणु जैसे प्रोटीन, विटामिन, है, न्यूक्लिक अम्ल, ये सब क्या होता है, आपका जैव अणु होता है, जो जीवन का क्या होता है, महत्वपूर्ण एक बोल सकते हैं भाग होता है, जिनके बिना जीवन की कल्पना नहीं किया जा सकता है। तो ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, जैव अणु कहलाते हैं। और इस तरीक़ा से जैव अणु को हम क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं कि जो जैव अणु होता है वह एक जटिल कार्बनिक क्या होता है, पदार्थ होता है। और ये जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है वो जीवन का आधार होता है। और इनके वजह से ही जीव जंतुओं में वृद्धि, पोषण इत्यादि की प्रक्रिया क्या होता है या उसके लिए उत्तरदायी होता है। तो इस तरीक़ा से हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, बताया जा सकता है। तो ये दिखा है कि जैव अणु वे निर्जीव जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं जो जीवन का आधार होते हैं। और जीवित प्राणियों में जो भी होने वाला वृद्धि, पोषण, प्रजनन आदि के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। वो आपके क्या कहलाते हैं, आपके जो है जैव अणु कहलाते हैं। तो इस तरीक़ा से जैव अणु को आप जो है अपने तरीक़ा से भी समझा सकते हैं कि जैव अणु वे बोल सकते हैं कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो जीवन के आधार होते हैं। और जीवों में होने वाले विभिन्न प्रकार के जो भी जैव रासायनिक प्रक्रिया, जैसे प्रजनन, उत्सर्जन, है ना, पोषण आदि के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। वो क्या कहलाते हैं, आपके जैव अणु कहलाते हैं। इस तरीक़े से आप जैव अणु क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पहला क्वेश्चन यही पूछता है कि जैव अणु होता क्या है। तो आप बताना भाई, जैव अणु वे कार्बनिक यौगिक होते हैं
जो जीवन के आधार होते हैं तथा जीवों में होने वाले विभिन्न प्रकार के जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, उसे हम जैव अणु कहते हैं। आप चाहेंगे तो यहाँ पर जैव अणु अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जैव अणु। जैव अणु अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं कि जैव अणु वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक जटिल यौगिक होते हैं, बोल सकते हैं जटिल यौगिक होते हैं, यौगिक होते हैं। तो ये लिख लिए हम लोग कि जैव अणु वे कार्बनिक जटिल यौगिक होते हैं जो जीवन के आधार होते हैं, जो जीवन के आधार होते हैं, आधार होते हैं और जीवों में होने वाली विभिन्न प्रकार के विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाएं है ना, क्रियाएं जैसे वृद्धि, पोषण तथा प्रजनन के लिए उत्तरदायी होते हैं। प्रजनन के लिए क्या होते हैं, हमारे उत्तरदायी होते हैं। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, जैव अणु को समझा सकते हैं भाई, बता सकते हैं कि जैव अणु वे कार्बनिक जटिल यौगिक होते हैं जो जीवों के आधार होते हैं, जीवन के आधार होते हैं और जीवों में होने वाले विभिन्न प्रकार के जैव रासायनिक क्रियाएं जैसे वृद्धि, पोषण, प्रजनन आदि के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। क्या होते हैं, हमारे जैव अणु होते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर हम जैव अणु की बात करें तो ये जितना भी क्या होता है, हमारा प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, न्यूक्लिक अम्ल हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं भाई, ये सब आपके जटिल कार्बनिक यौगिक हैं जो कि जैव अणु के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीक़ा से आप इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो आपको जैसे भी लगता है आप क्या कर सकते हैं, परिभाषा दे सकते हैं। तो जैव अणु क्या हो गया, आपका ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है, जैव अणु के बाद अगर हम बात करें तो एक होता है हमारा उपापचय। उपापचय क्या होता है भाई, तो जैव अणु के द्वारा होने वाला विभिन्न प्रकार के जो जैव रासायनिक क्रिया होता है उनको एक साथ क्या बोलते हैं, उपापचय कहते हैं। मान लो क्वेश्चन आ जाता है उपापचय है ना, मेटाबॉलिज्म में बोलते हैं उपापचय की अगर हम बात करें तो बोल सकते हैं जैव अणु के कारण, जैव अणु द्वारा होने वाले जीवों में, है ना, या यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जैव अणु द्वारा होने वाले जैव अणु द्वारा होने वाले विभिन्न जैव रासायनिक प्रक्रिया को एक साथ क्या बोलते हैं हम लोग, जैव रासायनिक प्रक्रिया जैसे वृद्धि, पोषण, प्रजनन आदि को एक साथ उपापचय कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं, उपापचय कहते हैं। तो इस प्रकार से उपापचय आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, उपापचय कहते हैं। तो इस तरीक़े से हम लोग क्या कर सकते हैं, उपापचय को भी बता सकते हैं। उपापचय क्या होता है भाई, तो जैव अणु के द्वारा जो भी जैव रासायनिक प्रक्रिया है, वृद्धि, पोषण, प्रजनन आदि को एक साथ उपापचय कहते हैं, जो किनके द्वारा संचालित होता है, आपका ये संचालित होता है जैव अणु के द्वारा, है ना। तो जैव अणु द्वारा होने वाले विभिन्न जैव रासायनिक प्रक्रिया जैसे वृद्धि, पोषण, प्रजनन आदि को एक साथ हम क्या बोलते हैं, उपापचय के नाम से जानते हैं, उपापचय कहा जाता है। तो इस तरीक़े से उपापचय को भी आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसी में एक और आता है जैव रसायन। कौन आता है, हमारा जैव रसायन। तो इस जो है सरल है, जैव रसायन क्या होता है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, जैव रसायन क्या होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन अगर आ गया
तो आपको क्या लिखना है। जैव रसायन क्या होता है भाई, तो वह रसायन जिसके अंतर्गत जैव अणु और जैव अणु के होने या जैव अणु के कारण होने वाले विभिन्न प्रकार के जैव रासायनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, वो रसायन क्या कहलाता है, हमारा जैव रसायन कहलाता है। मतलब जैव रसायन वह रसायन होता है जिसके अंतर्गत जैव अणु के बारे में और जैव अणु के कारण होने वाले विभिन्न प्रकार के जैव रासायनिक प्रक्रियाओं के बारे में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जैव रसायन कहते हैं। तो लिख सकते हैं हम लोग वह रसायन है ना, जिसमें जैव रसायन वह रसायन जिसमें जैव अणु तथा जैव अणु द्वारा सजीवों में होने वाले विभिन्न प्रकार के जैव रासायनिक क्रिया का अध्ययन करते हैं। जैव रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन करते हैं उसे है ना जैव रसायन कहते हैं, उसे जैव रसायन कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, जैव रसायन किसे कहते हैं भाई, तो जैव रसायन वह रसायन होता है जिसके अंतर्गत हम जैव अणु के बारे में और जैव अणु के कारण सजीवों में होने वाले विभिन्न प्रकार के जैव रासायनिक प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जैव रसायन कहते हैं। तो इस तरीक़ा से आप जैव रसायन को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। ये तो हो गया जैव रसायन से रिलेटेड कुछ क्या हो गया, बातें हो गई। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, जैव अणु क्या है, उपापचय क्या है ना, मेटाबॉलिज्म क्या है, जैव अणु क्या, जैव रसायन क्या होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको क्या कर सकता है, पूछ सकता है, पूछा जा सकता है। तो ये तो हो गया आपका परिचय। यहाँ पर कुछ चीज़ आपको पता भी होगा भाई, है ना, जो आप बायोलॉजी में क्या किए हैं, पढ़े हैं। जैसे इसमें क्या होता है आपका कि जो आपका क्या होता है, जैव अणु होता है, जैव अणु आपस में मिलता है, जैव अणु मिल करके सेल का क्या करता है, निर्माण करता है, कोशिका का क्या करता है, निर्माण करता है। इसको हमको क्या करना है, यहाँ से आपको बताना है और आगे क्या करना है, बढ़ना है। जैसे यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं जैव अणु जब आपस में क्या हो जाता है, मिल जाता है, तो यहाँ से क्या बनता है आपका, कोशिका बनता है। कोशिका आपस में मिल जाए तो ऊतक बनाता है, ये आपको पता है। ऊतक जब मिल जाए तो अंग बनाता है, और अंग मिल जाए तो अंग तंत्र बनाता है, अंग तंत्र, और अंग तंत्र मिल करके पूरे शरीर का क्या करता है, आपका निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, पूरे शरीर का निर्माण करता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। जैसे आप बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं भाई, कि बहुत सारे कोशिका मिल के ऊतक बनाते हैं, बहुत सारे ऊतक मिल करके है ना अंग बनाते हैं, अंग मिल करके अंग तंत्र, और अंग तंत्र मिल करके पूरे बॉडी का निर्माण करते हैं। अर्थात शरीर का सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या होता है, कोशिका होता है। आप बायोलॉजी में पढ़ते हैं, बट अगर हम यहाँ पर पढ़ें तो सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या होता है, हमारा जैव अणु होता है। क्यों, क्योंकि कोशिका भी किससे मिलकर बना होता है, जैव अणु से मिलकर बना होता है। तो इस तरीक़ा से इसका हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, स्थिति बता सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका परिचय। कुछ चीज़ और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं, बता सकते हैं। वो ये है कि यहाँ पर जैसे कुछ चीज़ दिया, जैसे प्रोटीन दिया है, विटामिन दिया है, कार्बोहाइड्रेट दिया है, न्यूक्लिक अम्ल दिया है, वसा दिया है। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा चर्चा करें तो ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट आप खाते हैं, जो आपको भोजन के रूप में मिलता है, जैसे चावल हो गया, आलू हो गया, इसमें सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है भाई, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, ये शरीर को ऊर्जा देता है ना, शरीर को क्या करता है, ये ऊर्जा देता है। कौन, कार्बोहाइड्रेट क्या देता है, शरीर को ऊर्जा देता है। इसको खाने से आपको शरीर को क्या मिलता है भाई, ऊर्जा मिलता है ना, ऊर्जा मिलता है, ठीक है। शक्कर भी क्या है, हमारा कार्बोहाइड्रेट है। तो इस शरीर को ऊर्जा देता है, कौन, कार्बोहाइड्रेट शरीर को क्या करता है भाई, ऊर्जा देता है। वसा की बात करें, वसा भी शरीर को ऊर्जा देता है भाई, शरीर को क्या देता है, ऊर्जा देता है, शरीर को क्या देता है, ऊर्जा देता है ना। लेकिन कार्बोहाइड्रेट से कहीं ज़्यादा ऊर्जा किसका होता है, हमारा वसा का होता है। अगर हम बात करें प्रोटीन्स का, ठीक है, प्रोटीन की बात करें तो जो प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये शरीर का विकास करता है ना, शारीरिक और मानसिक विकास बोल सकते हैं, शारीरिक और
कौन सा विकास? मानसिक विकास, मानसिक विकास, है ना। मानसिक विकास किसके द्वारा होता है? प्रोटीन के द्वारा होता है। इसलिए प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा क्या होता है हमारा? महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए, ठीक है। तो प्रोटीन क्या करता है? शारीरिक और मानसिक। उसके अलावा शरीर का जो टूट फूट होता है, शरीर का क्या होता है? टूट फूट जो होता है ना, शरीर के अगर क्या हो जाता है? टूट फूट जाता है तो उसका भी मरम्मत करने का काम कौन करता है? हमारा प्रोटीन्स करता है, ठीक है। विटामिन जो होता है वो कुछ कुछ बीमारियां जो होता है उनको दूर करता है, ठीक है। अगर हम विटामिन की बात करें तो विटामिन जैसे हम लोग बात कर देते हैं यहाँ, तो विटामिन की अगर हम बात करें तो बहुत सारे बीमारियों को ठीक करता है हमारा, ठीक है। बहुत सारी बीमारियाँ इसके वजह से, है ना, इसकी कमी की वजह से बीमारियाँ भी होता है, और अगर हो तो बीमारियाँ नहीं होता है। तो इस तरीक़े से हम बता सकते हैं कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, वसा की बात करें ऊर्जा देता है, पर प्रोटीन शारीरिक और मानसिक निर्माण करता है। शरीर के टूट फूट को भी, कोशिका में जो क्षति है उसको भी क्या करता है? पूरा करने का काम प्रोटीन के द्वारा होता है। तो ये हो गया आपका परिचय, कहाँ से? जैवअणु का, जैव रसायन का, उपापचय प्रक्रिया क्या होता है उसका, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, वसा क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, ये तो हम लोग पढ़ेंगे, बट उसका क्या हमारे शरीर को उससे मिलता है ये हम लोग यहाँ पर देख लिए। तो यहाँ से आपका परिचय क्या होता है? समाप्त होता है। अब हम चलते हैं किसके पास? कार्बोहाइड्रेट के पास, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट रियल में होता क्या है? कार्बोहाइड्रेट परिभाषा अगर देंगे तो हम लोग दे सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और किससे मिलकर बना होता है? ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, उसे हम लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सिंपल परिभाषा लिख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट वे हमारे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है ना, उसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। लेकिन इसमें एक ये है कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन होता है उनका अनुपात कार्बोहाइड्रेट के अंदर वैसा ही होता है जैसे कि वो जल में क्या होता है आपका पाया जाता है। जैसे जल में क्या होता है आपका जो H2 और हाइड्रोजन होता है वो कितना होता है? 2:1 में होता है। उसी प्रकार का अनुपात कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या होता है आपका पाया जाता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट जब लिखते हैं ना तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन तो लिख देते हैं, बट उसमें जो हाइड्रोजन और जो क्या पाया जाता है, जो ऑक्सीजन पाया जाता है, उनका अनुपात वैसा ही होता है जैसे जल में क्या होता है पाया जाता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट में भी इनका अनुपात कितना होता है आपका? 2:1 होता है। तो परिभाषा अगर हम देखें कार्बोहाइड्रेट का तो लिख सकते हैं भाई, कार्बोहाइड्रेट वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन उसी अनुपात में होते हैं जैसे कि वो जल में क्या होते हैं पाए जाते हैं। और इस कारण से इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या करता है आपका? इस प्रकार से लिखा जाता है। इसको लिखते हैं हम लोग जो है CX लिख देते हैं इसको क्या लिखा जाता है आपका? CX लिखा जाता है। ये हो जाता है आपका CX और ये हो जाता है हमारा H2Y। इस प्रकार से क्या किया जाता है? इसका सामान्य सूत्र लिखा जाता है। तो इस तरीके से इसका सामान्य सूत्र लिखा जा सकता है, बताया जा सकता है। और इस सूत्र के कारण ही कार्बोहाइड्रेट को कार्बन का हाइड्रेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका? कार्बन का हाइड्रेट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्बन होता है वो X हो गया, और हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन होता है वो इस प्रकार से पाया जाता है। तो इसलिए इसके हम लोग क्या बोलते हैं? C को बोलते हैं कार्बन और H2 को बोलते हैं क्या? हाइड्रेट। क्योंकि पानी को हाइड्रेट कहा जाता है ना, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन का हाइड्रेट भी कहा जाता है, कार्बन का हाइड्रेट भी कहते हैं। और कार्बन का हाइड्रेट क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो होता है वो जल में जिस अनुपात में रहता है उसी अनुपात में यहाँ पर भी पाया जाता है। इस कारण से कार्बन का हाइड्रेट कहते हैं, कार्बन का हाइड्रेट कहा जाता है। और यही इसका क्या होता है? सामान्य सूत्र होता है। तो क्वेश्चन अगर आता है भाई कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, बताना। कार्बोहाइड्रेट वे कार्बनिक यौगिक होता है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या होता है? मिलकर बना होता है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात वैसा ही होता है जैसा कि वो जल में क्या होता है पाया जाता है। तो इस तरीक़े से आप परिभाषा क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कार्बोहाइड्रेट का परिभाषा अपने हिसाब से, ये बेस्ट रहेगा। तो कार्बोहाइड्रेट, तो क्या लिख सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट वे, है ना, कार्बनिक यौगिक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट वह कार्बनिक यौगिक है, कार्बोहाइड्रेट वह कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन
कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है और जिसमें, है ना, तो कार्बोहाइड्रेट वह कार्बनिक यौगिक है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है तथा जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात वैसा रहता है या वैसा ही होता है, यहाँ पर लिख सकते हैं, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, है ना, जल में पाए जाने वाले, लिख सकते हैं अनुपात जल में उपस्थित, है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात, जल में उपस्थित हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात में होते हैं। तो इस तरीक़े से आप लिख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और क्या होते हैं, ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं तथा जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात जल में उपस्थित हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात में होते हैं। इस कारण इसे, है ना, इस कारण इसे कार्बन के हाइड्रेट भी कहते हैं। इस कारण इसे कार्बन के हाइड्रेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कार्बन के हाइड्रेट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन अलग होता है और हाइड्रोजन और जो क्या होता है हमारा जो आपका ऑक्सीजन होता है वो हाइड्रेट के रूप में रहते हैं, जिसका सामान्य सूत्र क्या होता है हमारा, ये CxH2O, है ना, Y होता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, इसको बताया जा सकता है। ऊपर भी वही लिखा है बट हम लोग और नीचे लिख दिए। तो परिभाषा आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात वैसा ही होता है जैसा कि वो जल में क्या होता है, जिस अनुपात में पाया जाता है। ठीक है, इस कारण इसे कार्बन के हाइड्रेट भी कहा जाता है और इसका सामान्य सूत्र CxH2O होता है। जनरली जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो जीव जंतुओं से और पेड़ पौधों से क्या होता है, प्राप्त होता है। मतलब दोनों में होता है बट हमको मिलता कहाँ से है, पेड़ पौधों से होता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है जंतुओं में भी पाया जाता है, पौधों में भी पाया जाता है, लेकिन हमको प्राप्त कहाँ से होता है, वो पौधों से प्राप्त होता है, क्योंकि पौधे ही क्या करते हैं, इसका निर्माण करते हैं। कहाँ से निर्माण करते हैं इसका, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O थे। तो यहाँ से उसको आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग XCO2 कर देते हैं, फिर Y क्या लिख देते हैं, H2O कर देते हैं। इसमें आपका क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। साथ में हमारा क्या होता है, लाइट होता है हमारा, है ना, सनलाइट बोल सकते हैं, सनलाइट इस प्रकार से होता है। फिर ये मिलकर क्या बनाता है, ये हो जाता है आपका CX और ये क्या हो जाता है आपका H2O, ये Y हो जाता है और यहाँ पर XO2 क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, जिसे प्रकाश संश्लेषण के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो इस तरीक़े से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। और इसी प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। ठीक है, ये हो जाता है आपका कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हो गया। ये सब जो है हमारा और 10वीं क्लास का है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम क्या होता है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और ये तो आप जानते हैं वाटर होता है। तो इस तरीक़ा से बोल सकते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो पेड़ पौधों में भी होता है, जीव जंतुओं में भी होता है, लेकिन बनाने का काम कौन करता है, पेड़ पौधे करता है। किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, जहाँ पर क्या करता है हमारा पेड़ पौधे जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, क्लोरोफिल और सनलाइट की उपस्थिति में क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। तो इस तरीक़े से इसको क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। लेकिन अब यहाँ पर समस्या ये है, कार्बोहाइड्रेट को तो पढ़ लेते हैं बट जिस हिसाब से परिभाषा कहता है कि भाई कार्बोहाइड्रेट वे कार्बनिक यौगिक होता है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पाया जाता है, तो उस स्थिति में जितने भी हमारे
कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर जिसमें उपस्थित हो वो कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा इस परिभाषा के अनुसार। तो उस स्थिति में यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो फॉर्मेल्डिहाइड है इनको भी कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, इनको भी कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। बट फॉर्मेल्डिहाइड जो है यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट नहीं है ना, परिभाषा के अनुसार तो इसको कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, बट ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो इस वजह से जो परिभाषा पहले दिया गया था उसको फिर क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया, क्योंकि उसमें त्रुटियां था। और चेंज करने के पश्चात फिर एक जो है नया परिभाषा पुनः क्या कर दिया गया, कार्बोहाइड्रेट के लिए दिया गया। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट का एक और परिभाषा होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट का, है ना, नया परिभाषा यहाँ पर दिया गया, क्योंकि ये पहले वाला परिभाषा थोड़ा सा उसमें गड़बड़ी था, इसलिए नया परिभाषा दिया गया कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया कि वे बोल सकते हैं हम लोग कार्बनिक यौगिक जो पॉलीहाइड्रोजन ध्रुवण घूर्णक, वे कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक जो ध्रुवण घूर्णक, ध्रुवण घूर्णक, घूर्णक पॉलीहाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी अथवा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो, वे कार्बनिक यौगिक जो ध्रुवण घूर्णक पॉलीहाइड्रोक्सी अथवा ध्रुवण घूर्णक पॉलीहाइड्रोक्सी तथा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्या लिखे, वे कार्बनिक यौगिक जो ध्रुवण घूर्णक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो, है ना, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो, कीटोन हो या जल अपघटन के बाद इस प्रकार के यौगिक देता हो, इस प्रकार के यौगिक देता हो क्या कहलाता है हमारा, कार्बोहाइड्रेट कहलाता है, कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। तो इस तरीक़ा से आप कार्बोहाइड्रेट के बारे में क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि वे कार्बनिक यौगिक जो ध्रुवण घूर्णक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा पॉलीहाइड्रोक्सी, है ना, कीटोन हो या जल अपघटन के बाद इस प्रकार का यौगिक देता हो, उसको क्या कहा गया, कार्बोहाइड्रेट कहा गया। क्योंकि पहले वाला परिभाषा में गड़बड़ी था, इसलिए दूसरा परिभाषा दिया गया। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब जानते हैं, पॉली का मतलब होता है ज़्यादा और हाइड्रोक्सी का मतलब होता है OH, तो जिसमें एक से अधिक क्या हो, OH समूह उपस्थित हो। ठीक है, चाहे वो एल्डिहाइड वाला हो चाहे वो कीटोन वाला हो। ठीक है, तो जिसमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड समूह उपस्थित हो और जिसमें पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन समूह उपस्थित हो, ऐसे कार्बनिक यौगिक को क्या कहते हैं हम लोग, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ये बाद में क्या किया गया, नया परिभाषा दिया गया है। तो इस तरीक़े से हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आगे, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आया है कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण से, तो यहाँ पर हम चलते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का क्या है हमारा वर्गीकरण क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण भाई। तो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण करना मतलब बांटना कार्बोहाइड्रेट को। ठीक है, कितने भागों में बांटते हैं। पहला, कार्बोहाइड्रेट को स्वाद के आधार पर इसको बांटा गया है। तो स्वाद के आधार पर कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसको जो है फिलहाल यहाँ पर दो भागों में क्या करते हैं हम लोग, उसको वर्गीकृत करते हैं। पहला होता है शर्कराएँ, अंग्रेजी में बोलते हैं शुगर, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, शुगर। मतलब शुगर या शर्कराएँ वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो स्वाद में क्या होते हैं, मीठे होते हैं, है ना। मतलब हम बोल सकते हैं कि शर्कराएँ वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो स्वाद में क्या होते हैं, मीठे होते हैं, और स्वाद में मीठे होने के कारण इन्हें शर्कराएँ कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि शर्कराएँ किसे कहते हैं, शुगर किसे कहते हैं, तो बोल सकते हैं कि वे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, शर्कराएँ कहते हैं। उदाहरण के लिए आपके क्या हो सकता है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है ना, ये हमारे क्या होते हैं, ये आपके
शर्कराएँ होते हैं और ये आपको ठोस क्रिस्टलीय रूप में क्या होते हैं, आपको मिलते हैं और ये जल में क्या हो जाते हैं, आसानी से घुल जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आया है और इजी क्वेश्चन है। आप बता सकते हैं शर्कराएँ क्या होती है भाई, शुगर क्या होती है, शुगर से तो स्पेशल शक्कर आ रहा है, मतलब मीठापन आ रहा है, तो लिख सकते हैं कि शर्कराएँ क्या हैं, तो वे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में कैसे होते हैं, मीठे होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, शर्कराएँ कहते हैं। और ये जो शर्कराएँ होते हैं वो ठोस क्रिस्टलीय रूप में पाए जाते हैं, जल में घुलने से क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। ये शर्कराएँ होते हैं, जैसे ग्लूकोज है ना, उसके बाद सुक्रोज, ये सब कैसे होते हैं, हमारे शर्कराएँ के अंतर्गत रखते हैं। तो इस तरीके से आप शर्करा को क्या कर सकते हैं भाई, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो इसमें कुछ नहीं रखा है, एकदम ईजी है। दूसरा है अशर्कराएँ, नॉन शुगर जिसको बोलते हैं। तो सिंपल से है, वे शर्कराएँ जो स्वाद में मीठा नहीं होते हैं, ठीक है, स्वाद में मीठा नहीं होते हैं, मतलब ये स्वादहीन होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, अशर्कराएँ कहते हैं। मतलब अशर्कराएँ वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो स्वादहीन होते हैं, है ना, और ये अक्रिस्टलीय रूप में पाए जाते हैं और जल में क्या होते हैं, ये अविलय होते हैं। तो ऐसे जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अशर्करा कहते हैं। जैसे स्टार्च होता है, सेलुलोज होता है, ये किस प्रकार के शर्करा के अंतर्गत आता है भाई, ये शर्करा जो होते हैं वो आपके अशर्करा के अंतर्गत आता है। स्टार्च किस में होता है आपका, ये आलू में होता है आपका, सेलुलोज भाजी में बोल सकते हैं कई प्रकार का, तो इनमें सेलुलोज पाया जाता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से स्वाद के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं, 2 भागों में बांटते हैं। सरल सरल है, इसमें कोई अलग से वो नहीं है ना, कठिन नहीं है, सरल है भाई, एकदम आसानी से बोल सकते हैं। स्वाद के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में बांटा जाता है, 2 भागों में बांटा जाता है। एक को बोलते हैं हम लोग शर्करा, एक को बोलते हैं अशर्करा। परिभाषा दे सकते हैं, शर्करा वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में मीठे होते हैं, क्रिस्टलीय रूप में पाए जाते हैं, जल में घुल जाते हैं, उन्हें शर्करा कहते हैं। उदाहरण के लिए ग्लूकोज और सुक्रोज। अशर्करा क्या होते हैं, तो अशर्करा वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो है स्वादहीन होते हैं और ये अक्रिस्टलीय रूप में होते हैं और जल में घुलनशील होते हैं। उदाहरण के लिए स्टार्च और सेलुलोज क्या होते हैं, अशर्करा होते हैं। तो इस तरीक़े से आप इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। और आप ये क्वेश्चन आपको पूछा भी जाता है। तो ये तो हो गया आपका स्वाद के आधार पर जो आपका बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। अब हम चलते हैं कार्बोहाइड्रेट को जल अपघटन के आधार पर, बी नंबर है, कार्बोहाइड्रेट को जल अपघटन के आधार पर उसको जो है 3 भागों में क्या करते हैं, बांटते हैं। ये भी क्वेश्चन क्या है हमारा, इंपॉर्टेंट है कि कार्बोहाइड्रेट को जल अपघटन के आधार पर कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में। पहला दिया है हमारा मोनोसेकेराइड, पहला क्या दिया है, मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड क्या होता है, पहले हम ये देख लेते हैं, क्वेश्चन पूछा भी गया है। मोनोसेकेराइड क्या होते हैं, तो मोनोसेकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिसको जल में अपघटित करने पर जल अपघटित नहीं होते हैं, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट के सबसे सरल रूप होते हैं जिसका जल अपघटन नहीं होता है, मतलब ये जल अपघटित नहीं होते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि मोनोसेकेराइड क्या होता है, तो मोनोसेकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट के सबसे सरल रूप होते हैं और इसका जल अपघटन कराने पर ये जल अपघटित नहीं होते हैं। तो ऐसे जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, मोनोसेकेराइड कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए आपका ये जो है फ्रक्टोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं, आपके जो है ये मोनोसेकेराइड के अंतर्गत आते हैं, है ना। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है भाई, C6H12O6। फ्रक्टोज का भी सूत्र क्या होता है, C6H12O6। ग्लैक्टोज का भी सूत्र होता है हमारा C6H12O6, ग्लैक्टोज बोलते हैं। राइबोज का होता है C12O5। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, मोनोसेकेराइड को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है, ठीक है। तो वही दिया है, मोनोसेकेराइड क्या होता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट के सबसे सरल रूप होता है और जल अपघटित करने पर जल अपघटित नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोसेकेराइड कहते हैं, ठीक है। और मोनोसेकेराइड का सामान्य इसका जो सूत्र है वो आपका क्या होता है, आपका यहाँ से CH2O होता है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, X रख सकते हैं। तो सामान्य सूत्र क्या होता है भाई इसका, ये हो जाता है आपका CH2 और यहाँ पर क्या हो जाता है आपका X। ये हमारा मोनोसेकेराइड का क्या होता है, सामान्य सूत्र होता है। तो क्वेश्चन आया भी है, सरल है, आसानी से आप बता सकते हैं। मान लो क्वेश्चन आता है मोनोसेकेराइड किसे कहते हैं, तो मोनोसेकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट के सबसे सरल रूप होते हैं और इसका जल अपघटन कराने से जल अपघटित नहीं होते हैं, मतलब जल में नहीं टूटते हैं, कहने का मतलब ना, जल अपघटित नहीं होते हैं, है ना, उसे हम मोनोसेकेराइड कहते हैं। और इसका सामान्य सूत्र CH2
वो कोष्टक बंद करके एक्स लगा देते हैं। एक्स की जगह नंबर होता है भाई, यहाँ पर आप एक्स की जगह नंबर रख सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 जो भी रखना है रख सकते हैं, जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। और उदाहरण आप लिख सकते हैं, ग्लूकोज C6H12O6, फ्रक्टोज C6H12O6, लैक्टोज C6H12O6। क्या अंतर है मैं आगे आपको बताते जाऊंगा। ग्लूकोज फ्रक्टोज में क्या अंतर है, फार्मूला सेम है। वो ग्लूकोज होता है वो एल्डिहाइड ग्रुप वाला होता है, आगे हम लोग पढ़ते चलेंगे। ये एल्डिहाइड पाया जाता है इसमें। और ये जो फ्रक्टोज होता है उसमें क्या पाया जाता है, आपका कीटोन पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें, कीटोन पाया जाता है। तो ये हम लोग आगे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे भाई, ठीक। तो मोनोसेक्राइड मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको, आसान है। ओलिगोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड वैसे ओलिगो का अर्थ होता है फ्यू, फ्यू मतलब होता है कुछ। ओलिगो का अर्थ ये होता है फ्यू, फ्यू मतलब होता है आपका कुछ, कुछ मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ओलिगोसेक्राइड वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो जल में अपघटित होने पर जो है उसका मोनोसेक्राइड के कुछ क्या करते हैं हमारे संख्या देते हैं, है ना, या मोनोसेक्राइड बनाते हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि मोनोसेक्राइड सबसे सरल भाग है कार्बोहाइड्रेट का। तो बाकी जो भी अन्य सेक्राइड होंगे वो टूट के क्या बनाएंगे, मोनोसेक्राइड ही बनाएंगे, क्योंकि सरलतम भाग तो क्या होता है हमारा, मोनोसेक्राइड होता है। तो ओलिगोसेक्राइड क्या होगा, तो ओलिगोसेक्राइड वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो जल अपघटित होने के पश्चात क्या करते हैं, लगभग 2 से लेकर के 10 मोनोसेक्राइड देते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओलिगोसेक्राइड के नाम से जानते हैं, ओलिगोसेक्राइड कहा जाता है। और इसे निम्न भागों में क्या किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। तो मान लो क्वेश्चन आ गया भाई, ओलिगोसेक्राइड किसे कहते हैं, तो बोल सकते हैं कि ओलिगोसेक्राइड वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो जल अपघटित होकर के 2 से लेकर के आपका 10 मोनोसेक्राइड आपको क्या करते हैं, देते हैं, या वहाँ से जल अपघटन होने से आपको 2 से लेकर के 10 मोनोसेक्राइड प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसे जो कार्बोहाइड्रेट है उसे ओलिगोसेक्राइड के नाम से जानते हैं। और इसको निम्न भागों में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। कौन कौन से भागों में बांट सकते हैं भाई, पहला डाइसेकेराइड, नाम से स्पष्ट है, वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन करने पर 2 क्या देते हैं, मोनोसेक्राइड देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, डाइसेकेराइड कहते हैं, ठीक है। तो डाइसेकेराइड क्या है भाई, तो डाइसेकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो जल अपघटित करने पर 2 मोनोसेक्राइड बनाते हैं, 2 मोनोसेक्राइड देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, जो है डाइसेकेराइड कहते हैं, डाइसेकेराइड कहा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपका जो उदाहरण दिया है वो आपका दिया है सुक्रोज का, जिसे हम सामान्य भाषा में शक्कर कहते हैं, जिसका सूत्र क्या होता है आपका C12H22O11। इसको हम शुगर बोलते हैं ना, शक्कर का जो फार्मूला यही होता है। अब इसको जल अपघटन करा दोगे ना तो ये आपको देता है C6H12O6, ये देता है हमारा C6H12O6, ठीक है। इसको मैं यहाँ से लिख देता हूँ शुगर को, ठीक। ये कितना होता है हमारा भाई, C12H22O11, ये शुगर है हमारा, ये शुगर हो गया। अब इसका आप जल अपघटन करोगे तो ये आपको देता है C6H12O6 प्लस C6H12O6, ठीक है। तो ये देखो होता है हमारा ग्लूकोज, ग्लूकोज ये होता है हमारा फ्रक्टोज, और दोनों कौन है, ये मोनोसेक्राइड है भाई हमारा, है ना। तो ये देखो डाइसेक्राइड क्या होता है, तो डाइसेक्राइड वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो जल अपघटन के पश्चात 2 क्या देते हैं आपके, मोनोसेक्राइड देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, डाइसेक्राइड कहते हैं, डाइसेक्राइड कहा जाता है। तो ये सरल है। ट्राइसेक्राइड मतलब ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन के बाद आपको 3 मोनोसेक्राइड दे, उसे हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइसेक्राइड। जैसे एक उदाहरण दिया है आपका C18 दिया है आपका, फिर H कितना दिया है हमारा 32, और वो कितना दिया है 16। अब इसका आप क्या करेंगे, जल अपघटन कराएंगे H2O, तो ये आपको क्या करेगा C6H12O6 प्लस C6H12O6 प्लस C6H12O6, 3 आपको क्या करता है, ये मोनोसेक्राइड देता है। एक को क्या बोलेंगे हम लोग, ग्लूकोज कहते हैं, एक हमारा क्या होता है, फ्रक्टोज होता है, और एक क्या होता है, ग्लैक्टोज होता है, ग्लैक्टोज होता है। तो ये तीनों देता है। अब बैलेंस कर दो, देखो 18 छेद या 18 कार्बन हो गया। अब ऑक्सीजन कितना है हमारा 32 है, तो 12 के हम 12, 12 दूनी ये होता है 6 कम 6, ये हमारा हाइड्रोजन 32, 12 के हम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया ये कितना हो जाता है आपका 36 हो गया। तो इसको हम लोग कितना लेंगे, 2 ले लेंगे। तो
तो इस तरीक़ा से आपका हो जाएगा। तो ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन 6 6 6 12 6 18, तो 16 और 2 18। तो इस तरीक़ा से बोल सकते हैं कि ट्राइसेक्राइड वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो जल अपघटन के पश्चात 3 मोनोसेक्राइड देते हैं। इसका नाम क्या है, रैफिनोज बोल सकते हैं, रैफिनोज है इसका नाम, ठीक है, रैफिनोज, रैफिनोज। तो ये हमारा हो गया ट्राइसेक्राइड, ठीक है। टेट्रासेक्राइड भाई नाम से स्पष्ट है, टेट्रासेक्राइड वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिसको जल में अगर क्या कर दें, अपघटित कर दें, तो ये 4 क्या देते हैं, मोनोसेक्राइड देते हैं। जैसे ये स्टायरेज इसका दिया गया है, स्टायरोस दिया गया है, ये आपको ग्लूकोज, फ्रक्टोज, 2 ग्लैक्टोज उत्पन्न करता है। जैसे इसका उदाहरण क्या दिया है आपका, C24, C क्या दिया है हमारा 24, C24 लिख देते हैं यहाँ पर, C24, C24, H कितना दिया हमारा 42 और वो कितना दिया है 21। इसका हम लोग क्या करते हैं, 3 अणु ले लेते हैं। ये क्या देता है C6H12O6, ग्लूकोज बोलते हैं इसको, ग्लूकोज। फिर क्या होगा आपका C6H12O6 फ्रक्टोज देगा, फ्रक्टोज, ठीक है। फिर 2 अणु देगा C6H12O6, इसको बोलते हैं ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, तीनों को पढ़ा सकते हैं ना, बता सकते हैं। डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड, ये सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं हमारे, ये आते हैं आपके ओलिगोसेक्राइड, ठीक। चलिए नेक्स्ट नंबर है हमारा पॉलीसेक्राइड। पॉली मतलब होता है मैनी, मैनी, ठीक है, मैनी मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन के बाद 1 से अधिक, मतलब 2 से अधिक, 2 से नहीं, 3 से नहीं, 4 से अधिक, 4 तक तो देख चुके ना, तो 4 से अधिक क्या दे आपको, मोनोसेक्राइड दे, उसे हम बोलते हैं पॉलीसेक्राइड। या तो बोल सकते हैं कि पॉलीसेक्राइड वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो जल अपघटित कराने पर आपको बहुत सारे क्या देते हैं, मोनोसेक्राइड देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आपका पॉलीसेक्राइड कहते हैं, पॉलीसेक्राइड कहा जाता है। जैसे स्टार्च है, बहुत सारे आपके क्या देते हैं, आपके जो है मोनोसेक्राइड देते हैं। सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है, ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिसका जल अपघटित कर दिया जाए तो बहुत सारे क्या मिलते हैं, हमारे कार्बोहाइड्रेट या मोनोसेक्राइड क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। जैसे स्टार्च में क्या होता है, C6 है ना, C6H10O5 यहाँ पर होता है हमारा, तो ये C6 हो गया, H10 हो गया, O5 हो गया, ये हमारा क्या है, स्टार्च है। अब इस स्टार्च को अगर हम क्या करें, जल अपघटित कर दें NH2O, तो ये आपको बहुत सारे C6H12O6 क्या देते हैं, ग्लूकोज देते हैं, ठीक है, ये क्या देते हैं, ग्लूकोज देते हैं। तो इस तरीक़े से आप पॉलीसेक्राइड को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं भाई। तो ये तो हो गया आपका जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। चलिए आगे हम देखते हैं अपचायक गुण के आधार पर, किसके आधार पर, अपचायक गुण के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को देखते हैं। हमको कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार होते हैं, तो इसके आधार पर इसको 2 भागों में क्या करते हैं, पुनः बांट देते हैं। पहला होता है अपचायी शर्करा, रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं, और एक अनअपचायी शर्करा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं और बड़ा ही सरल है ना। अगर क्वेश्चन आता है अपचायी शर्करा क्या है, रिड्यूसिंग शुगर क्या है, या अनअपचायी शर्करा नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, तो सरल बोल सकते हैं कि अपचायी शर्करा या रिड्यूसिंग शुगर वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो आपका टॉलिन अभिकर्मक और हमारा एक फेहलिंग विलयन होता है, उनको क्या कर देते हैं, अपचयित कर देते हैं। तो वे कार्बोहाइड्रेट जो फेहलिंग विलयन को और टॉलिन अभिक्रिया को क्या करते हैं, अपचयित करते हैं, उन्हें अपचायी शर्करा के नाम से जानते हैं, अपचायी शर्करा कहा जाता है। और सभी प्रकार के जो मोनोसेक्राइड होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, अपचायी शर्करा के अंतर्गत क्या किए जाते हैं, इनको रखे जाते हैं या इसको रखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपका माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, लैक्टोज दूध में होता है ना, तो इस तरीक़े से आप अपचायी शर्करा को बता सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरल है। अपचायी शर्करा क्या होता है, अपचायी शर्करा वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो टॉलिन अभिकर्मक और जो फेहलिंग विलयन होते हैं उनको अपचयित कर देते हैं। तो ऐसे शर्करा को, ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम अपचायी शर्करा कहते हैं। और सब के सब मोनोसेक्राइड जो है इसी के अंतर्गत आते हैं। टॉलिन अभिकर्मक पहले पढ़े हो, फेहलिंग विलयन पहले पढ़े हो, जो कि आपको दर्पण परीक्षण
साथ में लाल कलर देता है, बस वैसे ही स्थिति यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस तरीक़े से आप अपचायी शर्करा को बता सकते हैं। अनअपचायी शर्करा या नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, तो वे कार्बोहाइड्रेट, वे शर्करा, जो बोलना है बोल सकते हैं, तो वे शर्करा, वे कार्बोहाइड्रेट जो फेहलिंग विलयन को और टॉलेन अभिक्रिया को अपचयित नहीं करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, जो है अनअपचायी शर्करा कहते हैं। उदाहरण के लिए आपका डाइसेक्राइड में मोनोसेक्राइड का अपचायी शर्करा संबंधित जो भी आते हैं, जैसे सुक्रोज डाई शर्करा होता है, ये किसके अंतर्गत आता है, हमारा अनअपचायी शर्करा के अंतर्गत आता है। तो इस तरीक़े से आप अपचायी और अनअपचायी शर्करा को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप क्या कर सकता है, प्रश्न कर सकता है, पूछा जा सकता है ना, पूछते हैं। ठीक, थोड़ा सा और बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर दिया है मोनोसेक्राइड। ठीक है, मोनोसेक्राइड क्या है, अभी हम जस्ट पहले पढ़े हैं और आपको बताए हैं कि मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसका जल अपघटन नहीं किया जा सकता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मोनोसेक्राइड कहते हैं, जिसका सामान्य फार्मूला क्या होता है, CH2O, और ये हमारा X होता है। ये हम लोग जस्ट इससे पहले देखे हैं, जहाँ पर X की जगह आपका 1 2 3 जो भी रखना है आप क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, रखा जा सकता है। और लगभग अभी प्रकृति में 20 प्रकार के मोनोसेक्राइड हमको क्या है, ज्ञात हैं। तो ये हम लोग पहले कर चुके हैं। यहाँ पर मोनोसेक्राइड को पुनः दो भागों में क्या करते हैं, बांट देते हैं। तो मोनोसेक्राइड का यहाँ पर वर्गीकरण किया गया है, तो इसको हम लोग दो भागों में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। पहला होता है क्रियात्मक समूह के आधार पर बांटते हैं, और दूसरा जो है अन्य के आधार पर, संख्या के आधार पर बांटते हैं। तो यहाँ पर मोनोसेक्राइड जो होता है उनको क्रियात्मक समूह के आधार पर दो भागों में क्या करते हैं, इसको बांटते हैं। एक होता है हमारा एल्डिहाइड, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं, ये जो है ना, एल्डोज बोल सकते हैं हम लोग, है ना। तो इसको दो भागों में बांटते हैं, एक होता है एल्डोज और एक होता है कीटोज। तो मोनोसेक्राइड को क्रियात्मक समूह के आधार पर दो भागों में बांटते हैं। पहला एल्डोज, एल्डोज, और दूसरा होता है कीटोज। दूसरा क्या होता है हमारा, कीटोज। एल्डोज किसको बोलते हैं, तो ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें CHO एल्डिहाइड समूह उपस्थित हो। और कीटोज किसको बोलते हैं भाई, कीटोज जिसमें कीटोन समूह उपस्थित हो। तो इस तरीक़े से इसको कितने भागों में बांटे हम लोग, दो भागों में बांट दिए। कौन कौन से, एक होता है हमारा एल्डोज जिसमें आपका एल्डिहाइड समूह होता है, और एक होता है कीटोज जिसमें हमारा क्या होता है, आपका कीटोन समूह होता है। जैसे यहाँ पर क्या होता है, ये कीटोन समूह है और ये हमारा क्या है, एल्डिहाइड समूह है। तो इस तरीक़े से इसको दो भागों में हम लोग क्या करते हैं, बांटते हैं। जिसमें एल्डिहाइड समूह उपस्थित हो उसको एल्डोज, जिसमें कीटोन समूह हो उसको कीटोज कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपका जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज जो होता है वो हमारा क्या होता है, एल्डोज वाला होता है। और जो कीटोज वाला है, जैसे फ्रक्टोज होता है, ये फ्रक्टोज वाला कौन सा होता है, कीटोज होता है। तो मान लो क्वेश्चन करता है कि मोनोसेक्राइड को जो है क्रियात्मक समूह के आधार पर कितने भागों में बांटते हैं, तो मोनोसेक्राइड को क्रियात्मक समूह के आधार पर दो भागों में बांटते हैं। एक एल्डोज जिसमें एल्डिहाइड समूह हो, ऐसे मोनोसेक्राइड को एल्डोज बोलते हैं। जिसमें कीटोन समूह हो उसको कीटोज कहते हैं। तो इस तरीक़े से इसको हम बता सकते हैं, बताया जा सकता है। और एक होता है हमारा कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर मोनोसेक्राइड को कई भागों में, आपके बुक में बहुत सारा दिया गया है, उसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। तो कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर मोनोसेक्राइड को बहुत सारे भागों में बांटते हैं। जैसे यहाँ पर आप फार्मूला ले सकते हैं, CH2O, है ना, कोष्टक बंद करके क्या करते हैं, X करते हैं। तो मान लो X की जगह यहाँ पर 3 रखते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका C3H, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और O3, इसको बोलते हैं ट्राइयोज। क्या बोलते हैं इसका नाम, ट्राइयोज। अगर आपको क्या करना है, एल्डिहाइड बोलेंगे तो क्या बोलेंगे इसको, एल्डोज ट्राइयोज, है ना। इसको क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, एल्डोज ट्राइयोज। अगर इसी को हम कीटोन में बोलेंगे, है ना, मान लो इसको कीटोन में बोल रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, कीटो ट्राइयोज। तो C3H6, है ना, और O3। तो अगर इसको हम एल्डोज में बोलेंगे तो एल्डोज बोलना पड़ेगा, एल्डोज ट्राइयोज। और अगर हम इसको कीटोज में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इसको कीटोज ट्राइयोज कहते हैं। ठीक, अब 4 रख दो इसके जगह, तो 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका C4, 4 दूनी 8, O4 हो जाएगा। इसको बोलते हैं टेट्रोज, टेट्रोज। अगर एल्डिहाइड में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, एल्डोज टेट्रोज। और यहाँ पर अगर हम C4, 4 दूनी 8, और ये कितना हो गया हमारा 4 हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कीटोज,
इसको हम लोग क्या बोल देंगे, टेट्रोज ही बोलेंगे, बट कीटोस अगर बोलना है तो यहाँ पर क्या बोल देते हैं, कीटोस, है ना। और ये हो जाता है हमारा टेट्रोस, टेट्रोस, ठीक है, ये टेट्रोज हो गया। 5 में चल देंगे उसी प्रकार, तो पेंटोज हो जाएगा भाई C5, 5 दूनी 10, O5, पेंटोज बोलेंगे, पेंटोस, पेंटोस, 5 वाला को क्या बोलते हैं, पेंटोस, पेंटोस, ठीक है। बट एल्डिहाइड में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, एल्डोज या एल्डो, है ना, एल्डोज पेंटोज बोल सकते हैं, एल्डो पेंटोज बोल सकते हैं आप, इसको एल्डो बोल सकते हैं ना, जितना भी है एल्डो कीटो, है ना। यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं इसको, एल्डो ट्राइयोज, ये हो जाता है आपका एल्डो, 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 और ये हो जाएगा एल्डो पेंटोज। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, कीटो, ये हो जाता है आपका कीटो, कीटो, कीटोन में बोलेंगे तो कीटो, यहाँ पर भी क्या बोलेंगे हम लोग, कीटोन बोलेंगे करेंगे तो कीटो, कीटो, तो ये हमारा क्या हो जाता है, कीटो। और इसी का करेंगे हम क्या करते हैं, इसको 5 कर देते हैं, 5 दूनी 10 हो जाता है और ये 5 हो जाता है, तो पेंटोज बोलेंगे, पेंटोज, 5 वाला को पेंटोज बोलते हैं, बट कीटोन में बोलेंगे तो कीटो पेंटोज बोलेंगे, एल्डिहाइड में बोलेंगे तो एल्डो पेंटोज बोलेंगे। जैसे यहाँ पर 6, अब 6 रखेंगे तो C6H12O6 हेक्सोस बोलते हैं, हेक्सोस, है ना। तो इसको अगर एल्डिहाइड में बोलेंगे तो क्या बोल देंगे, एल्डो हेक्सोस। और यहाँ पर अगर इसी को किस में बोलेंगे, अगर कीटोन में बोलेंगे तो C6H12O6, ये हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे हेक्सोस, बोलेंगे हेक्सोस, बट कीटोन में बोलेंगे तो कीटो हेक्सोस बोलते हैं। तो आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एल्डोज में भी और कीटोज में, तो ट्राइओस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, है ना। बट इसका नाम अलग अलग होता है सबका, जैसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रक्टोज बोलते हैं, इसको ग्लूकोज बोलते हैं, तो नाम अलग अलग है, बट हम संख्या के आधार पर इस प्रकार से बांट सकते हैं। आपके बुक में और भी दिया है, आप उसको कर सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। आने वाला जो क्लास है उसमें हम लोग बाकी का जो टॉपिक है वो करने वाले हैं भाई।